अध्याय 1। प्रभावशाली व्यक्ति लोगों के प्रति ईमानदार होता है। कुछ साल पहले जब मैं और मेरी पत्नी नैन्सी एक बिजनेस यात्रा के सिलसिले में यूरोप गए तो हमने लंदन में उसका जन्मदिन मनाया। तोहफे के रूप में मैंने उसे एस्केडा ब्यूटीक ले जाने का फैसला किया ताकि उसके लिए एक दो ड्रेस खरीद लूं। उसने बहुत से कपड़ों को पहनकर देखा, उसे वे सब पसंद आए। जब वह ड्रेसिंग रूम में जाकर यह फैसला करने की कोशिश कर रही थी कि कौन सी ड्रेस ली जाए, तो मैंने सेल्समैन से उन सबको पैक करने को कहा। नैन्सी ने विरोध करने की कोशिश की। वह एक बार में इतने सारे कपड़े खरीदने में सकुचा रही थी, परंतु मैं अड़ गया। हम दोनों ही जानते थे कि वह इन कपड़ों का अच्छा प्रयोग कर सकती थी। इसके अलावा वह हर ड्रेस में बेहतरीन लग रही थी। 2 दिन बाद हम लंदन के हिथरो हवाई अड्डे से लंबी उड़ान भरकर सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुँचे। उतरने के बाद हम कस्टम चेकिंग के लाइन में लग गए। जब हमसे पूछा गया कि क्या हमारे पास घोषित करने के लिए कुछ है, तो हमने उन्हें नैन्सी के खरीदे कपड़ों उनकी कीमत के बारे में बताया। एजेंट बोला, क्या आप कपड़ों की घोषणा कर रहे हैं? हमारी लिखी कपड़ों की संख्या को पढ़कर वो बोला, आप मजाक कर रहे होंगे। यह सच है कि हमने कपड़ों पर थोड़ा पैसा खर्च कर दिया था, परंतु हमें नहीं लगता था कि यह इतना बड़ा मामला है। उसने पूछा, कपड़े किस चीज़ से बने हैं? यह एक अजीब सवाल था, नैन्सी बोली। अलग अलग चीज़ों से, ऊन, कपास, रेशम, हर चीज़ अलग है। ड्रेस, कोट, ब्लाउज, जूते, बेल्ट जैसा अलग अलग सामान है। क्यों? वह बोला, अलग अलग तरह के कपड़ों पर अलग अलग ड्यूटी लगती है। मैं अपने सुपरवाइज़र को बुलाकर लाता हूँ, यहाँ तक कि मैं भी नहीं जानता कि ड्यूटी की अलग अलग दरें क्या हैं। कोई भी कपड़ों की घोषणा नहीं करता। वह परेशान दिख रहा था। आगे आकर हर चीज़ को बाहर निकाल दीजिए और जिस चीज़ से यह बने हैं उसके आधार पर इन्हें अलग अलग कर दीजिए। जब हमने अपने बैग खोले तो वो चला गया और हमने सुना कि वह एक सहकर्मी से बोल रहा था, भाभी, तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं होगा। हर चीज़ को अलग अलग करने और उनकी कीमत जोड़ने में लगभग 45 मिनट लग गए। ड्यूटी अच्छी खासी निकल आई, लगभग $2000। जब हम अपना सामान दोबारा सूटकेस में भर रहे थे तो एजेंट बोला, मुझे लगता है कि आपको जानता हूँ। आप जिम डार्नेन है ना? हाँ, मैंने जवाब दिया। माफ़ कीजिए, क्या हम पहले मिल चुके हैं? मैं उसे पहचान नहीं पाया था। उसने कहा, नहीं, परंतु मेरा एक मित्र है जो आपके संगठन में है, नेटवर्क 21। ठीक ठीक है, मैंने कहा, ठीक है। एजेंट बोला, मैंने आपकी तस्वीर देखी है। आप जानते हैं, मेरा मित्र मुझसे कह रहा था कि आपके संगठन में शामिल होने से जुड़ने से मुझे बहुत फ़ायदा होगा, परंतु मैंने उसकी बात नहीं सुनी। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस पर दोबारा विचार करूँ। हो सकता है ये सही हो। देखिए, मैं हर दिन देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग कस्टम में हर तरह की चीज़ें बिना ड्यूटी दिए ले जाने की कोशिश करते हैं। ऐसा सामान भी जिसके बारे में उन्हें पता होता है उस पर ड्यूटी लगेगी, परंतु आप लोगों ने तो ऐसा सामान घोषित किया जिसे आप बिना किसी दिक्कत के ले जा सकते थे। आप अपना बहुत सा पैसा बचा सकते थे। नैन्सी ने जवाब दिया, हो सकता है कि यह सच हो, परंतु मैं कस्टम में पैसा न देने के बजाय अंतरात्मा को साफ रखना ज़्यादा पसंद करूँगी। जब हम उस दिन लाइन में खड़े थे तो मुझे या नैन्सी को यह नहीं लगा था कि वहाँ पर कोई हमें पहचान सकता है। अगर हमारा इरादा धोखा देने का होता तो हमें यह संदेह कभी नहीं हुआ होता कि कोई हमें पहचान लेगा। हम सोच रहे थे कि हम अनजान हैं, और मुझे लगता है कि हम बहुत से लोग जब जीवन में ईमानदारी से कन्नी काटते हैं तो वे भी यही सोचते हैं। वे खुद से कहते हैं, किसे पता चलेगा, परंतु सच्चाई यह है कि बाकी लोगों को पता चल जाता है। आपका जीवन साथी, बच्चे, मित्र और बिजनेस सहयोगी सब आपकी हकीकत जानते हैं। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे आप इसे सचमुच अच्छी तरह छुपा भी लें और उन्हें आपके इरादों का पता न चल पाए, तब भी आपको तो पता होता ही है। आप आपको अपनी ईमानदारी किसी भी कीमत पर छोड़ना या बेचना नहीं चाहिए। कस्टम एजेंट के साथ जिम का अनुभव एक छोटा सा उदाहरण है कि जब ईमानदारी की बात आती है तो आजकल लोग किस तरह सोचते हैं।
ये कहते हुए दुख होता है कि ईमानदारी आजकल दुर्लभ हो गई है, और जब किसी ईमानदार व्यक्ति के कार्यों का उदाहरण सामने आता है तो कई लोगों को झटका लगता है। सामान्य नैतिकता अब सामान्य नहीं है। वास्तविक ईमानदारी बिकाऊ नहीं होती। आप देख सकते हैं कि चरित्र के मुद्दे जीवन के हर पहलू में उभर कर सामने आते हैं। उदाहरण के लिए कुछ साल पहले फाइनेंसर इवान बोस्की ने उकला बिजनेस स्कूल में बोलते समय खुलेआम कहा था कि लोभ एक अच्छी चीज़ है। इस दोषपूर्ण चिंतन ने उन्हें जल्दी ही मुश्किल में डाल दिया। जब वॉल स्ट्रीट में उनकी अनैतिक करतूतों का भंडाफोड़ हुआ तो उन पर 110 करोड़ डॉलर का जुर्माना हुआ और उन्हें 3 साल के लिए जेल भेज दिया गया। हाल ही में ये पता चला कि वे आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुके हैं और अपनी पूर्व पत्नी की गुजारा भत्ते पर भी जी रहे हैं। आज ईमानदारी की जितनी ज़रूरत है उतनी पहले कभी नहीं रही, और जो प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहता है उसके लिए तो यह अनिवार्य है। ये एक नोट नीचे लिखा हुआ है। सरकार भी ईमानदारी के मुद्दे पर कटघरे में खड़ी दिखती है। सरकारी अधिकारियों पर पहले से अधिक संख्या में मुकदमे चल रहे हैं। हाल ही में न्याय विभाग ने यह दावा किया कि इसने एक साल में 1100 से अधिक सरकारी अधिकारियों को अपराधी सिद्ध किया, जो एक संदिग्ध रिकॉर्ड है। आज जिधर भी देखते हैं आपको नैतिक पतन के उदाहरण नजर आते हैं। टीवी पर उपदेश देने वाले नैतिक रूप से गिरते हैं, माताएं अपने बच्चों को डुबा देती हैं, प्रोफेशनल खिलाड़ी हॉस्टल के कमरों में नशीले पदार्थों और वेश्याओं के साथ पकड़े जाते हैं। सूची लंबी होती जाती है। ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग ईमानदारी को दकियानुसी विचार मानते हैं, जो हमारी तेज़ रफ्तार दुनिया में अब लागू नहीं होता और जिसके बिना काम चलाया जा सकता है। परंतु वास्तविकता यह है कि आज ईमानदारी की जितनी ज़रूरत है उतनी पहले कभी नहीं रही, और जो प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहता है उसके लिए तो यह अनिवार्य है। अपनी बेस्ट सेलिंग पुस्तक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स में स्टीफन कोवी ने व्यक्ति की सफलता में ईमानदारी के महत्व के बारे में लिखा है। अगर मैं लोगों को प्रभावित करने की तकनीकों या रणनीतियों का प्रयोग इस उद्देश्य से करूं कि किस तरह लोगों से अपना मनचाहा या बेहतर काम करवाऊं, किस तरह उन्हें अधिक प्रेरित करूं ताकि मुझे तथा एक दूसरे को अधिक पसंद करें, जबकि मेरा चरित्र मूलभूत रूप से दोषपूर्ण और छल कपट से भरा हो, तो मैं अधिक समय तक सफल नहीं हो सकता। मेरे छल कपट की वजह से अविश्वास उत्पन्न होगा और मेरे हर काम को, जिसमें तथाकथित लोक व्यवहार के अच्छी तकनीकों प्रयोग शामिल है, जोड़ तोड़ या चालाकी माना जाएगा। इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि शब्दों का जाल कितना अच्छा है या इरादे कितने नेक हैं। मूल बात यह है कि अगर विश्वास नहीं है या बहुत कम है तो स्थायी सफलता की नींव ही नहीं है। सिर्फ मूलभूत अच्छाई ही तकनीकों को सफल बनाती है। व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में सफलता के लिए ईमानदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उकला ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट तथा न्यूयॉर्क सिटी के कॉर्न फेरी इंटरनेशनल ने संयुक्त रूप से 1300 वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव्स का सर्वे करवाया। उनमें से 71% से कहा कि बिजनेस में सफल होने के लिए सबसे आवश्यक गुण ईमानदारी या अखंडता है। और सेंटर फॉर क्रिएटिव रिसर्च द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह पता चला कि जो व्यक्ति संगठन के शिखर तक पहुंचना चाहता है वह बहुत सी गलतियों और बाधाओं के बावजूद वहां पहुंच सकता है, परंतु अगर विश्वासघात करके अपनी ईमानदारी का समझौता करता है तो वह कभी अपने संगठन में इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा। ईमानदारी छोटी चीज़ों के बारे में है। आपके बिजनेस की सफलता में ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु जब आप प्रभावशाली बनना चाहते हो और यह और भी अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है। यह वह नींव है जिस पर कई अन्य गुण स्थापित किए जाते हैं, जैसे सम्मान, प्रतिष्ठा और विश्वास। अगर ईमानदारी की नींव कमज़ोर है या मूलभूत रूप से दोषपूर्ण है तो प्रभावशाली व्यक्ति बनना असंभव हो जाता है। जैसा चेरिल बायल कहते हैं, जीवन की सच्चाइयों में से एक यह है कि अगर आप किसी व्यक्ति पर सब मामलों में भरोसा नहीं कर सकते तो दरअसल आप उस पर किसी भी मामले में भरोसा नहीं कर सकते। जो लोग कुछ समय तक ईमानदारी कमी को छुपाने में सफल होते हैं उन्हें भी अंततः असफलता ही हाथ लगेगी और उन्होंने अस्थायी तौर पर जो प्रभाव हासिल किया वह भी खत्म हो जाएगा।
ईमानदारी के लाभों के बारे में उसी तरह सोचें जिस तरह भयानक तूफान के समय आप किसी मकान की नींव के बारे में सोचते हैं। अगर नींव मजबूत है तो मकान गरजते पानी का डट कर मुकाबला करेगा, परंतु अगर नींव में दरारें हैं तो तूफान का दबाव इन दरारों को और गहरा बना देगा तथा अंततः दबाव की वजह से नींव और उसके साथ ही पूरा मकान धराशायी हो जाएगा। बिजनेस में सफल होने के लिए सबसे आवश्यक गुण ईमानदारी है, यह नोट में लिखा है। इसलिए छोटी चीज़ों में ईमानदारी को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई लोग इसे गलत तरीके से समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि छोटी चीज़ों के मामले में तो वे जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें यह विश्वास होता है कि जब तक वे कड़ी गलतियां नहीं करते हैं तब तक उनकी स्थिति अच्छी है। परंतु ये तरीका काम नहीं करता। वेबस्टर्स न्यू यूनिवर्सल अनएब्रिज्ड डिक्शनरी में ईमानदारी इंटीग्रिटी की परिभाषा यह है कि नैतिक सिद्धांतों का पालन, नैतिक चरित्र की मजबूती। ईमानदारी नैतिक सिद्धांत लचीले नहीं होते। छोटा सफ़ेद झूठ भी झूठ ही होता है। चोरी तो चोरी है, चाहे वह $1 की हो या $1000 की या $10 लाख की। ईमानदारी में यह संकल्प होता है कि व्यक्तिगत लाभ के बजाय चरित्र, वस्तु के बजाय लोग, शक्ति के बजाय सेवा, सुविधा के बजाय सिद्धांत और तात्कालिक दृष्टिकोण के बजाय दूरगामी दृष्टिकोण अधिक महत्वपूर्ण है। 19वीं सदी के धार्मिक नेता फेलिक्स ब्रूक्स मानते थे, चरित्र हमारे जीवन के छोटे क्षणों में बनता है। जब भी आप कोई नैतिक सिद्धांत तोड़ते हैं तो आप अपनी ईमानदारी की नींव में एक छोटी सी दरार बना लेते हैं, और जब मुश्किल समय आता है तो ईमानदारी से काम करना अधिक आसान होने के बजाय अधिक मुश्किल हो जाता है। संकट के दौरान चरित्र नहीं बनता, उस समय तो ये सिर्फ रोशनी में आता है। जब आप दबाव में होते हैं तो हर वह चीज़ महत्वपूर्ण बन जाती है जो आपने अतीत में की है या नहीं की है। ईमानदारी को विकसित करने और बनाए रखने के लिए लगातार ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग इंक के चेयरमैन और सीईओ जोश वेस्टन कहते हैं, मैंने हमेशा इस आसान नियम के अनुसार जीने की कोशिश की है, वह काम मत करो जिसके बारे में अगले दिन के अखबारों में पढ़कर आपको अच्छा न लगे। यह एक अच्छा मापदंड है जिसके अनुसार हम सबको काम करना चाहिए। ईमानदारी एक अंदरूनी काम है। कई लोग ईमानदारी के मुद्दों पर इस वजह से भी संघर्ष करते हैं क्योंकि उनमें अपने चरित्र की कमियों को उचित ठहराने के लिए बाहर की ओर देखने की प्रवृत्ति होती है। परंतु ईमानदारी का विकास एक अंदरूनी काम है। ईमानदारी के बारे में नीचे दी गई 3 सच्चाइयों को देखिए जो आत्मचिंतन के विपरीत है। फर्स्ट, ईमानदारी परिस्थितियों द्वारा निर्धारित नहीं होती। कुछ मनोवैज्ञानिक और समाज विज्ञानी हमें बता रहे हैं कि खराब चरित्र के कई लोग अगर किसी अलग माहौल में बड़े हुए होते तो वे ऐसे नहीं होते। हालांकि यह सच है कि हमारा पालन पोषण और परिस्थितियां इस बात को प्रभावित करती है कि हम कौन हैं, खासकर जब हम छोटे होते हैं। परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें उतने ही अधिक विकल्प चुनते हैं, या तो भले के लिए या फिर बुरे के लिए। तो लोग एक ही घर में एक ही माहौल में बड़े हो सकते हैं, इसके बावजूद एक में ईमानदारी होगी जबकि दूसरे में नहीं होगी। अंततः आप ही अपने विकल्प चुनने के लिए जिम्मेदार हैं। आपकी परिस्थितियाँ आपके चरित्र के लिए उतनी ही जिम्मेदार है जितना कि दर्पण आपके हुलिये के लिए। आप जो देखते हैं वह सिर्फ आपका प्रतिबिंब होता है। 2. ईमानदारी पद या प्रमाण पत्रों क्रीडेंशियल पर आधारित नहीं होती। पुराने ज़माने में ईंट बनाने वाले, नक्काशी करने वाले और बाकी कारीगर अपने खास निशान का प्रयोग यह बताने के लिए करते हैं कि उन चीज़ों को उन्होंने बनाया है। हर कलाकार का खास निशान उसके चरित्र का प्रतीक था। काम का मूल्य उस सामान को बनाने की योग्यता के अनुपात में होता था, और जब काम की गुणवत्ता ऊँची होती थी तभी उस चरित्र का महत्व होता था। दूसरे शब्दों में व्यक्ति और उसके काम की गुणवत्ता उसके क्रेडेंशियल का मूल्य निर्धारित करते थे। अगर काम अच्छा होता था तो चरित्र भी अच्छा होता था। अगर काम बुरा होता था तो चरित्र को भी खराब समझा जाता था। यही आज हमारे बारे में सच है। चरित्र उससे आता है जो हम हैं, परंतु कुछ लोग ये चाहते हैं कि उनका मूल्यांकन उस बात से न हो जो वे हैं, बल्कि उन पदवियों या उनके वर्तमान पद से हो जिन्हें उन्होंने हासिल किया है, चाहे उनका चरित्र कैसा भी हो।
अपने चरित्र की शक्ति के बजाय वे अपने पद के वजन से दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, परंतु पद कभी वह हासिल नहीं कर सकता जो चरित्र कर सकता है। दोनों के बीच में अंतर है। अंतर पर नज़र डालें। पद पद परिवर्तनीय होता है, चरित्र स्थायी होता है। अधिकारों पर पद अधिकारों पर जोर देता है, चरित्र जिम्मेदारी पर जोर देता है। पद सिर्फ एक ही व्यक्ति का मूल्य बढ़ाता है, चरित्र कई लोगों का मूल्य बढ़ाता है। पद अतीत की उपलब्धियों को देखता है, चरित्र भविष्य के लिए विरासत तैयार करता है। पद दूसरों में अक्सर ईर्ष्या जगाता है, चरित्र सम्मान और ईमानदारी उत्पन्न करता है। पद आपको सिर्फ दरवाजे से अंदर घुसा सकता है, चरित्र आपको वहाँ पर लंबे समय तक बनाए रख सकता है। जब दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति की बात आती है, दो पदवियों, डिग्रियों, पदनामों, पुरस्कारों, लाइसेंसों या अन्य क्रेडेंशियल्स की संख्या मूलभूत ईमानदारी की जगह नहीं ले सकती। नंबर 3, ईमानदारी का अर्थ प्रतिष्ठा नहीं समझना चाहिए। कुछ लोग गलती से छवि या प्रतिष्ठा पर जोर देते हैं। वे यह जाने कि विलियम हमें टेविस चरित्र और इसकी छाया प्रतिष्ठा के अंदर के बारे में क्या कहते हैं। जिन परिस्थितियों में आप रहते हैं, आपकी प्रतिष्ठा बनाती है। जिस सत्य में आप विश्वास करते हैं, वह आपका चरित्र बनाता है। प्रतिष्ठा वह है जो आपको समझा जाता है, चरित्र वह है जो आप हैं। प्रतिष्ठा तस्वीर है, चरित्र चेहरा है। प्रतिष्ठा इंसान के बाहर से आती है, चरित्र भीतर से विकसित होता है। प्रतिष्ठा वह है जो आपके पास नए समुदाय में आने पर होती है, चरित्र वह है जो आप वहाँ से जाते समय होते हैं। आपकी प्रतिष्ठा एक पल में बन जाती है, आपके चरित्र को बनने में जीवन लग जाता है। आपकी प्रतिष्ठा 1 घंटे में जानी जा सकती है, आपका चरित्र 1 साल तक रोशनी में नहीं आता। प्रतिष्ठा मशरूम की तरह बढ़ती है, चरित्र अनंत काल की तरह स्थायी होता है। प्रतिष्ठा आपको अमीर या गरीब बनाती है, चरित्र आपको सुखी या दुखी बनाता है। प्रतिष्ठा वह है जो लोग आपके बारे में आपकी कब्र के पत्थर पर लिखते हैं, चरित्र वह है जो देवदूत आपके बारे में ईश्वर के सामने कहते हैं। निश्चित रूप से अच्छी प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण होती है। प्राचीन इजराइल के किंग सोलोमन ने कहा था, अपनी प्रतिष्ठा प्रचुर अमीरों से अधिक वांछनीय है। परंतु अच्छी प्रतिष्ठा का अस्तित्व सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वे व्यक्ति के चरित्र का प्रतिबिंब होती है। अगर अच्छी प्रतिष्ठा सोने की तरह है, तो ईमानदारी सोने की खदान का स्वामी होने की तरह है। इसके बारे में कम चिंता करें कि दूसरे क्या सोचते हैं, और अपने आंतरिक चरित्र पर ज़्यादा ध्यान दें। D.L. मूडी ने लिखा था, अगर मैं अपने चरित्र का ध्यान रखूंगा तो मेरी प्रतिष्ठा अपना ध्यान खुद रख लेगी। अगर आप ईमानदारी कायम नहीं रख पा रहे हैं, और अगर बाहर से हर चीज़ करने के बाद भी आपको गलत परिणाम मिल रहे हैं, तो अंदर कोई चीज़ गड़बड़ है जिसे बदलने की ज़रूरत है। नीचे दिए सवालों को देखें, वे उन क्षेत्रों को जानने में आपकी मदद करेंगे जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सवाल जो ईमानदारी मापने में आपकी मदद करेंगे। जिन लोगों ने मुझे कुछ हासिल नहीं हो सकता, उनके साथ मैं कितनी अच्छी तरह से व्यवहार करता हूँ। क्या मैं दूसरों के लिए खुली किताब हूँ? मैं जिस व्यक्ति के पास होता हूँ, क्या मैं उसके अनुसार अपनी भूमिका और व्यवहार बदलता रहता हूँ? जब मैं सबकी आंखों के सामने होता हूँ, तो क्या मैं वही होता हूँ जो मैं अकेले में होता हूँ? क्या मैं तत्काल अपनी गलती मान लेता हूँ, हालांकि मुझ पर ऐसा करने का कोई दबाव नहीं होता? क्या मैं दूसरे लोगों को अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों से ऊपर रखता हूँ? क्या नैतिक निर्णयों के बारे में मेरा कोई स्थायी मानदंड है, या फिर परिस्थितियाँ मेरे विकल्प के चुनाव को निर्धारित करती हैं? क्या मैं कठिन निर्णय लेता हूँ, तब भी जब उनके साथ व्यक्तिगत कीमत जुड़ी हो? जब मुझे लोगों के बारे में कुछ कहना होता है, तो क्या मैं उनसे बात करता हूँ या फिर मैं उनके बारे में बात करता हूँ? मैं जो कहता, सोचता, करता हूँ, क्या मैं उसके लिए कम से कम एक अन्य व्यक्ति के प्रति जवाबदेह हूँ? इन सवालों का जवाब देने में जल्दीबाजी न करें। अगर चरित्र का विकास आपके जीवन में आवश्यकता का एक गंभीर क्षेत्र है, तो आपकी प्रवृत्ति यह हो सकती है कि आप सवालों को फटाफट पढ़ जाएं और ऐसे जवाब देना चाहते हैं, बजाय इसके लिए कि आप अपने बारे में हकीकत बताएं। इसलिए हर सवाल का जवाब देने से पहले ईमानदारी से उस पर कुछ देर विचार करें। फिर उन हिस्सों पर मेहनत करें जहां आपको
सबसे ज़्यादा मुश्किल आ रही हो। और यह याद रखें, जो वे जानते हैं उसके कारण बहुत से लोग पल भर के लिए सफल होते हैं। जो वे करते हैं उसके कारण कुछ लोग अस्थायी रूप से सफल होते हैं, परंतु जो वे हैं उसके लिए बहुत बहुत थोड़े लोग स्थायी रूप से सफल होते हैं। ईमानदारी की राह हमेशा आसान राह नहीं होती, परंतु यह इकलौती राह है जो आपको वहाँ से ले जाएगी जहाँ आप अंततः पहुँचना चाहते हैं। ईमानदारी आपके सबसे अच्छे मित्र। 19वीं सदी के सम्मानित अमेरिकी लेखक नेथेनियल हॉथॉर्न ने यह महत्वपूर्ण बात कही, जो व्यक्ति ज़्यादा समय तक खुद के सामने एक चेहरा और जनता के सामने दूसरा चेहरा रखता है, वह अंततः इस गफलत में पड़ ही जाता है कि कौन सा चेहरा असली है। जब भी आप अपनी ईमानदारी के साथ समझौता करते हैं तो आप अपना अविश्वसनीय नुकसान करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ईमानदारी सचमुच आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह आपको कभी धोखा नहीं देगी, यह आपको संकट में नहीं डालेगी, यह आपकी प्राथमिकताओं को सही रखती है। जब भी शॉर्टकट पर चलने का प्रलोभन आपको आकर्षित करता है तो यह सभी मार्ग पर चलने में आपकी मदद करती है। जब दूसरे आपकी अनुचित आलोचना करते हैं तो यह आगे बढ़ने और पलटकर जवाब न देने के उच्च नैतिक मूल्य पर चलने में आपकी मदद करती है। और जब दूसरों की आलोचना उचित हो तो ईमानदारी उनकी कही बात को स्वीकार करने में, उससे सीखने में और विकसित होते रहने में आपकी मदद करती है। अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, जब मैं इस प्रशासन की बागडोर छोड़ूंगा तो मैं चाहता हूं कि मेरा एक मित्र बचा रहे, जो वह मित्र मेरे भीतर है। आप यह कह सकते हैं कि लिंकन जब राष्ट्रपति थे तो उनकी ईमानदारी उनकी सर्वश्रेष्ठ मित्र थी, क्योंकि उनकी बुरी तरह आलोचना हुई थी। नीचे दिए वर्णन ने बताया गया है कि उन्हें कितनी प्रबल आलोचना का सामना करना पड़ा। इसे डोनाल्ड टी फिलिप्स ने लिखा है। अब्राहम लिंकन की झूठी निंदा की गई, उनका अपमान किया गया, उनसे नफरत की गई। शायद अमेरिका के किसी भी अन्य राष्ट्रपति से अधिक तीव्रता से उन्हें उस जमाने के अखबारों ने सार्वजनिक रूप से बुरे नाम से पुकारा, जिनमें बिल्कुल बेबून तीसरे दर्जे का देहाती वकील, जिसने एक बार रेलों का विभाजन किया और जो अब संघ का विभाजन कर रहा था, भद्दे मजाक करने वाला, तानाशाह, बंदर, मूर्ख इत्यादि। इलिनॉय स्टेट रजिस्ट्रार ने उन्हें सबसे चालाक और बेईमान राजनेता कहा था, जिसने अमेरिका के किसी सार्वजनिक पद पर बैठकर उसे अपमानित किया था। लिंकन के पद की शपथ लेने के बाद भी गंभीर और अनुचित आलोचना नहीं थमी। यह आलोचना सिर्फ दक्षिणी प्रांतों से सहानुभूतिपूर्ण रखने वालों से ही नहीं की। यह आलोचना संघ, कांग्रेस, रिपब्लिकन पार्टी, कुछ खेमों और शुरुआत में उनकी अपनी कैबिनेट द्वारा भी की गई। राष्ट्रपति के रूप में लिंकन ने यह सीख लिया कि चाहे वो कुछ भी कर लें, वे ऐसे लोग रहेंगे जो कभी खुश नहीं होंगे। इन सबके बावजूद लिंकन सिद्धांतों पर चलने वाले आदमी थे, और जैसा थॉमस जेफरसन ने बुद्धिमत्तापूर्ण कहा है, ईश्वर यह आशीर्वाद दे कि सिद्धांत पर चलने वाले आदमी हमारे प्रमुख व्यक्ति हों। ईमानदारी आपके मित्रों की भी सबसे अच्छी मित्र है। ईमानदारी आपके सबसे अच्छी मित्र है और ये आपके मित्रों की भी सबसे अच्छी मित्रों में से एक है। अगर आपके परिचित जानते हो कि आप ईमानदार व्यक्ति हैं, तो वे जानते हैं कि आप उन्हें इसलिए प्रभावित करना चाहते हैं क्योंकि आप उनके जीवन के मूल्य को बढ़ाना चाहते हैं। उन्हें आपकी इरादों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। हाल ही में हमने न्यूयॉर्कर ने एक कार्टून देखा जिसमें यह दिखाया गया कि किसी दूसरे व्यक्ति के उद्देश्यों का पता लगाना कितना कठिन हो सकता है। कुछ सूअर भोजन करने के लिए एक साथ खड़े थे और एक किसान उनके बर्तन पूरे भर रहा था। एक सूअर बाकी सूअरों की तरह मुड़ा और उसने पूछा, क्या तुमने कभी सोचा कि हमारी इतनी भलाई क्यों कर रहा है? ईमानदार व्यक्ति दूसरों को इसलिए प्रभावित करता है क्योंकि वह दूसरों के लाभ के लिए टेबल पर कुछ रखना चाहता है। वह खुद के लाभ के लिए उन लोगों को टेबल पर नहीं रखता है। अगर आप बास्केटबॉल प्रेमी हैं तो आप शायद रेड आर्बाक को जानते होंगे। वे 1967 से 1970 तक बोस्टन सेल्टिक्स के प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर थे। वे वास्तव में ये समझते थे कि ईमानदारी किस तरह दूसरों का मूल्य बढ़ाती है, खासकर तब जब लोग किसी टीम में इकट्ठे काम कर रहे हों
और खिलाड़ियों को नियुक्त करने का उनका तरीका भी अधिकांश एनबीए टीम लीडर से हटकर था। जब वे सेल्टिक्स के लिए किसी संभावित खिलाड़ी विचार करते थे तो उनकी मूलभूत चिंता का विषय उस युवक का चरित्र होता था। जब दूसरा का ध्यान लगभग पूरी तरह से आंकड़ों और व्यक्तिगत प्रदर्शन पे होता था। आरबाग किसी खिलाड़ी के नज़रिए के बारे में जानना चाहते थे। उनका मानना था कि जीतने का तरीका ऐसे खिलाड़ी खोजना है जो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और टीम के लाभ के लिए मेहनत करें। अगर खिलाड़ियों में असाधारण योग्यता हो परंतु उनका चरित्र कमज़ोर हो या उनकी इच्छा सिर्फ खुद को आगे बढ़ाने की हो तो आरबाग की नज़रों में मूल्यवान नहीं थे। आज इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। थैंक्स।